तो लास्ट हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ मिली-जुली इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, आखिर इन दोनों टॉपिक्स को हम साथ में क्यों पढ़ते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जब हम बात करेंगे तो हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स की बात करेंगे, जैसे कि 74 है, 75 है, 77 है, 88 है। इन चार आर्टिकल्स में क्या है समझेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद को लेकर। मंत्रियों के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, क्या बाध्यकारी है, विवेकाधीन है, उसको समझेंगे। मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर बात करेंगे, कौन मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। मंत्रियों के द्वारा जो शपथ और वेतन है वो क्या है, ठीक है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व की बात करेंगे, सामूहिक, व्यक्तिगत, विधिक और तुलना करेंगे हम रिटेन के साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद का स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। मंत्रिपरिषद और जब मंत्रिमंडल सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, पर फिर भी दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको भी समझेंगे। मंत्रिमंडल की भूमिका क्या है, रोल क्या है, काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है ना, क्या रोल है, क्या कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इन सभी की हम बात करेंगे। किसी ने कहा कि ये स्टीयरिंग है, किसी ने कहा तो क्या आखिर इसका इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट जो इंदिरा गांधी के समय में जो है ज्यादा चर्चा में था, ज्यादा सुर्खियों में था, सो व्हाट इज किचन कैबिनेट, इन सब की भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में ये सारी, अगर आप indiagovernment.in पर आप देखोगे तो आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी, जिसमें क्या आपको दिखाई देगा है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है। अब देखो इनके नीचे क्या लिखा हुआ है, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए। तो ये सब किसके पास होते हैं, ये पीएम के पास होते हैं। इसके बाद देखो एक दूसरी श्रेणी बनी हुई है जिसमें लिखा है कैबिनेट मंत्री। याद रखना कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में बच्चों, कैबिनेट मिनिस्टर्स में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्क है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्क है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए ये पूरा गोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, जिसमें कि 15% से अधिक जो है, नॉट मोर देन 50% टोटल लोकसभा या जो निम्न सदन है उसके मेंबर्स का 15% से अधिक जो है वह संख्या नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, जो कि आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। अब इसके अंदर होगा कैबिनेट, समझ गए, इसके अंदर होगा कैबिनेट, इसके अंदर होंगे राज्य मंत्री और इसके अंदर होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। ठीक है, इस तरीके से मिलकर जो कैबिनेट पूरा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बनेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वाइड स्कोप है और जब कैबिनेट की बात करेंगे शॉर्ट स्कोप है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में देखो आप थोड़ा सा बताती हूं, जैसे कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह, इनके पास क्या है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री है इनके पास। ठीक है, राजनाथ सिंह। वैसे हम अमित शाह की बात करेंगे, इनके पास होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय और साथ में सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, निर्मला सीतारमण की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है। तो ये क्या है, जिनके पास बच्चों ये मुख्य मंत्रालय है ना, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो मुख्य मंत्रालय का बेसिकली जो मंत्री है वो कौन है, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स में कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट की बैठक तब उसमें ये सब आते हैं। नितिन जयराम गडकरी जी की बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आप देखेंगे कि इन्होंने मतलब इनका बहुत शार्प विजन हमें दिखता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से चाहे टोल टैक्स को लेकर हो, चाहे फास्टैग को लेकर हो, चाहे आप देखो कि कितने बढ़िया तरीके से बेसिकली ये अपना इनका एक जो विजन है ना बहुत क्लियर है। अब जैसे कि आप शॉर्ट्स के माध्यम से देख लिया, आप देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट के सारे जो मिनिस्टर सब कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन किसी ना किसी यहाँ पे भी आपको दिखेगा फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी रणनीति पता चल जाएगी कि किस तरीके से बेसिकली ये अपना जो काम है वह कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखो सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, अर्जुन मुंडा की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी जो है वो कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना। अब देखो पीएम का सबसे ऊपर लिखा है, जानते हो क्यों, पीएम कौन है, पीएम बेसिकली हेड है। पीएम क्या है, ये बेसिकली हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये हेड है पीएम। ठीक है, जब पीएम शपथ लेंगे तब जाके ये जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये अस्तित्व में आता है। इसके अलावा देखो जैसे कि अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय किसके पास है, शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान, कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, पीयूष गोयल की बात करें तो इनके पास है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, ये पीयूष गोयल के पास है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझ में आता है। देखो जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है। ठीक है, तो ये सारी प्रहलाद जोशी की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला और खान मंत्रालय, ये प्रहलाद जोशी के पास है। तो इस तरीके से देखो कि हमने देखा कि ये सारे जो है वो उद्यम, ये इंपॉर्टेंट एमएसएमई की बात करें, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय, ये नारायण तातुरानी। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब देखो कुछ और भी जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो नागरिक विमानन इस्पात मंत्रालय, ये इनके पास। इस तरीके से आप देख लें। अब दूसरी कैटेगरी जो हमें इसमें दिखाई देती है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की है। ये भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अश्विनी वैष्णव संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी इनके। किरण रिजिजू की बात करें तो भूविज्ञान मंत्रालय है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो। अब जो दूसरी श्रेणी बच्चों हमें दिखाई देती है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये यहाँ पर दूसरी श्रेणी हमें दिखाई देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। जब हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये भी शामिल होंगे। जब कैबिनेट की बात करें कैबिनेट में केवल वो शामिल होंगे जिसके पहले हम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जिसके पास थी हम उनकी बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि अब हमने यहाँ पे देखा कि राज्य मंत्री है। ठीक है, राज्य मंत्री और बेसिकली इनके पास क्या है, स्वतंत्र प्रभार है, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। अब इंडिपेंडेंट चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी मंत्री होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे योजना मंत्रालय और सांख्यिकी कार्यक्रम, इंद्रजीत सिंह, अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय। ठीक है, तो ये क्या, ये राज्य मंत्री है जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब आती है बच्चों तीसरी श्रेणी जो कि राज्य मंत्री कहे जाते हैं। ठीक है, तीसरी श्रेणी आएगी जिसे कि हम राज्य मंत्री कहेंगे, लेकिन इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। हम इनको उप मंत्री की श्रेणी के रूप में जानते हैं, हम इनको डिप्टी मिनिस्टर के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि राव इंद्रजीत सिंह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ठीक है, अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक मंत्रालय, फग्गन सिंह इस्पात और ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ये बेसिकली आपको सारी जो जानकारी है वह मिल जाती है। ठीक है, सो प्रधानमंत्री इन सबके हेड होंगे। तो आज हमें यही तो पढ़ना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद। चलो, सो सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, केंद्रीय मंत्री क्या है ये, संविधान में इसका जो प्रावधान है वो कहां पे किया गया है। हमने लास्ट जाना था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने अपनाया हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो हमारे प्रमुख होते हैं, एक जैसे कि पीएम जो कि रियल एग्जीक्यूटिव है। अब लेकिन जब रियल एग्जीक्यूटिव की बच्चों हम बात करते हैं, क्या पूरा रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है क्या वो पीएम के पास ही है या कोई और भी साथ में होता है ना। तो हमने देखा कि हमने जो संसदीय व्यवस्था हमने अपनाई हुई है, हमने जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को, हमने जिस संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, ये संसदीय व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है, कहां से लिया है हमने ये मॉडल हमने लिया है ब्रिटेन। ये मॉडल हमने ब्रिटेन से लिया है। तो ब्रिटेन की जो व्यवस्था थी हमने उस पर ही आधारित इस व्यवस्था को अपनाया। और जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसमें जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, इस संसदीय व्यवस्था में रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना। तो मुख्य कार्यकारी अगर हम अधिकारी की बात करें तो ये कौन होगा, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा। और बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड करेंगे ये प्रधानमंत्री, ये कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री के पास ठीक है रियल पावर है, पर वो जो रियल पावर यूज करेंगे वो रियल एग्जीक्यूटिव जो ये है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसके साथ मिलकर करेंगे। अब देखो संविधान में संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत विस्तार से तो इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी दो आर्टिकल हमें इसमें दिखाई देते हैं जिसमें कि कुछ वर्णन है। और इसमें एक है आर्टिकल 74 और दूसरा है आर्टिकल 75। ठीक है, एक है आर्टिकल 74 और दूसरा है आर्टिकल 75। आर्टिकल
74 ये कहेगा कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा और ये जो मंत्री परिषद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राष्ट्रपति की एडवाइस के लिए, राष्ट्रपति की सलाह सहायता कार्य के लिए ये रहेगी उपस्थित। 75 आर्टिकल कहता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की भी बात करता है, उनके लिए योग्यता वेतन शर्तों की भी बात करता है, ठीक है, क्या कार्यकाल होगा, क्या किस तरीके से उनके वेतन भत्ते दिए जाएंगे। तो ये बेसिकली जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक परिचय हो गया। तो देखो इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि आगे हम देखेंगे जैसे कि हमने ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली, ब्रिटेन में भी जो व्यवस्था है उसको कैबिनेट व्यवस्था भी कह दिया जाता है, क्योंकि जो कैबिनेट और उन सभी के मेंबर्स हैं वो सभी मिलकर आगे मेन डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि यहाँ पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इसको मैग्नेट ऑफ पॉलिसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। मैग्नेट ऑफ पॉलिसी मतलब नीतियों का चुंबक है ना, कि आखिर कैबिनेट क्या है? नीतियों का चुंबक है, मतलब जहां पे नीतियां मेन बन रही है या जो नीति मेन बना रहा है वो कौन है? वो कैबिनेट है। इस वजह से इसे कहा जाता है कि इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें और सो हम ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में देखें, ये जो भूमिका है वह इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर हम ब्रिटेन से व्यवस्था लिए तो ये कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो क्या है कि वहां पर हम देखेंगे कि जो कैबिनेट व्यवस्था होगी, इस कैबिनेट व्यवस्था को कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी कहा जाता है। कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। सारी नीतियां, सारी चीजें, सारी पॉलिसीज जो है वह कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद के द्वारा ही बनाई जा रही है। तो यहाँ पर हमने ये जो व्यवस्था है लगभग ब्रिटेन के द्वारा ही, या फिर ब्रिटेन ने जिस तरह की व्यवस्था ली है हमने उसी तरीके का इसको लिया है, ठीक है। या फिर इसको की स्टोन ऑफ द पॉलिटिकल आर्क भी कहा जाता है कि कैबिनेट जो है वह राजनीतिक वास्तु का बेसिकली आर्क होता है, एक आधार जो है वह होता है। तो जो हमारी राजनीतिक प्रणाली हमने अपनाई है उसके आधार के रूप में जो काम है वह सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? ये इतना परिचय हो गया इसका। अब चलो हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। संवैधानिक प्रावधानों में सबसे पहला जो है वो है आपका आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 बेसिकली जो है ये क्या कह रहा है? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए, अब देखो याद रखना कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पूरा ना लिख के केवल अगर ये लिख दूं तो समझ जाओगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह होता है राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए होगा और इसका जो हेड है वो पीएम होगा, है ना। कौन हेड करेगा? पीएम हेड करेगा। जब तक पीएम है तब तक ही इसका अस्तित्व है। अगर पीएम ने त्यागपत्र दे दिया, पीएम की मृत्यु हो गई, अन्य कारणों से कुछ है, तो मंत्रिपरिषद जो है वह खत्म हो गई, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का याद रखना। अच्छा एक बात और याद रखो कि आर्टिकल 74 ये भी कहता है कि सलाह व सहायता के लिए होगा। लेकिन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने मान लीजिए कोई एक एडवाइस दी, है ना, कोई एक एडवाइस दी, कोई एक सलाह दी, तब ऐसे में राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति इसको दोबारा पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, रिकंसिडरेशन के लिए कह सकते हैं, रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बार क्या होगा? इसको तो सेम एडवाइस भेज दी, ये क्या हो गया? अब जब सेम एडवाइस भेजी तब राष्ट्रपति अब इसमें क्या करेंगे? तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए अब बाध्य हो। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जो पुनर्विचार की शक्ति है इस मामले में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो आपको एडवाइस कर रही है, क्या आप उसको मानोगे नहीं मानोगे, एक बार आप कहते हो फिर से सोच लो। लेकिन फिर जब उसने फिर से सोच के कहा कि नहीं ठीक है यही बात सही है ना, तब क्या है? फिर राष्ट्रपति को ये जो बात है वह माननी पड़ेगी। तो इस तरह से हम कहते हैं कि राष्ट्रपति की जो पुनर्विचार की शक्ति है वो बेसिकली कोई असीमित नहीं है, असीमित बार उनकी जो सलाह है उसको लौटा नहीं सकते, ठीक है। अब अच्छा देखो एक बात और कि क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो सलाह दी गई है क्या इस सलाह की जांच की जा सकती है? तो याद रखना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो सलाह दी है, सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। ये दो बातें जो है वह किसमें लिखी हुई है? आर्टिकल 74 में लिखी हुई, ठीक है। आर्टिकल 74 में बच्चों ये जो दो बातें हैं वह लिखी हुई है कि राष्ट्रपति की, याद हो गया आपको, कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड पीएम होगा। और यहाँ पर अब राष्ट्रपति जो कार्य कर रहे हैं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह के आधार पर ही कर रहे हैं। एक बार पुनर्विचार के लिए आपने सलाह लौटा दी, दोबारा सेम सलाह आ गई, अब आप बाध्य हो गए, है ना। बाध्य जो हुए वह एक आर्टिकल है, आगे हम चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल 75 पर। आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 देखो कहेगा कि यहाँ पर जैसे कि आर्टिकल 75 हमने देखा था सबसे पहले कल जब हमने पीएम की बात की थी कि जो पीएम थे, पीएम का स्टेटस क्या है? तो पीएम को अपॉइंट किया जाएगा। पीएम को क्या किया जा रहा है? अपॉइंट किया जा रहा है। पीएम की जो नियुक्ति है वह की जा रही है। तो नियुक्ति कौन कर रहे हैं? पीएम की जो नियुक्ति है वह प्रेसिडेंट कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। पीएम की जो नियुक्ति है वह हमारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, राष्ट्रपति कर रहे हैं। अब बाकी मंत्री कैसे अस्तित्व में आएंगे? तो बाकी जो मंत्री होंगे ना, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी? तो अन्य मंत्रियों को याद रखना कि इनके बेसिकली कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सिफारिश करना या इनको सिलेक्ट करना ये काम होगा पीएम का, ठीक है। और इनको अपॉइंट करना ये काम किसका होगा? राष्ट्रपति का, ठीक है। अन्य मंत्री जो है वह कैसे चुने जाएंगे? तो अन्य मंत्रियों के नामों की सिफारिश जो है वह पीएम कर रहे हैं और साथ ही इन्हें अपॉइंट करने का जो काम है वह राष्ट्रपति के द्वारा कर रहे हैं, किया जा रहा है। अब आगे एक प्रश्न आता है कि आखिर बेसिकली ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इनकी संख्या कितनी होगी? तो एक संविधान संशोधन था बच्चों, जैसे कि मैंने आपसे कहा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, इसमें कई तरह के मंत्री होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम संख्या कहें, चाहे केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो या राज्य का मंत्रिपरिषद हो, ठीक है, तो सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी मतलब उस संख्या में शामिल होंगे, उनको भी जोड़ के कुल सदस्य संख्या जो है वह लोकसभा या राज्यों के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो विधानसभा, है ना, राज्यों के संदर्भ में बात करेंगे तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये बात यूपीएससी 2022 में भी पूछी गई थी कि आखिर ये व्यवस्था, देखो पहले क्या था कि किसी को भी मंत्री बना दें, कितने मंत्री हम बनाए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने जो सदस्य हैं वह होने चाहिए, ये बात बेसिकली तय करना शुरुआत में तय नहीं थी, मूल संविधान में तय नहीं थी, लेकिन बाद में जब प्रॉब्लम होने लगी उसके बाद इसको तय करा गया और कहा कि जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 है, इसके द्वारा क्या कहा गया कि अब ये जो संख्या है वह प्रधानमंत्री सहित, अभी यहाँ पे याद रखना कि प्रधानमंत्री सहित, यहाँ क्योंकि अभी हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, राज्य की बात बाद में करेंगे, तो प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज, ठीक है। चलो आगे देखो कि मान लो एक और मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बताती हूँ कि अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई सदस्य दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो गया, दल बदल जहां से चुना गया था, जिस दल से चुना गया था उसने या तो उसको छोड़ दिया या किसी और दल में शामिल हो गया, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई जो मंत्री है, ठीक है, ये दल बदल के आधार पर अयोग्य हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। अब अगर ये अयोग्य हो गया, अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या ये मंत्री रहेगा, क्या ये मंत्रिपरिषद में रहेगा या फिर नहीं रहेगा? तो याद रखना कि ये अब मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो गया, ये मंत्री पद के लिए अयोग्य हो गया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इतना कि अगर किसी मंत्री के खिलाफ दल बदल लग जाता है, अयोग्य हो जाता है, तो मंत्री पद के लिए भी अयोग्य हो जाता है। अब एक बात और कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मंत्री हैं ये कब तक पद पर रहते हैं? तो इसमें याद रखना है आपको कि ये जब तक राष्ट्रपति चाहे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आएगा। ध्यान रखना, आपको गलत लग सकता है ये पढ़ने में, देखने में, सुनने में, अगर अब तक आपने कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। हालांकि हटाया तभी जाता है जब या तो प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया हो, सरकार अल्पमत में चली गई हो, बहुमत ना रहा हो पार्टी के पास, या फिर प्रधानमंत्री ने कहा हो कि इसको हटा दो तो हटा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही जो है ये मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति ही इन मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ जो है वह प्रेसिडेंट ही दिलाएंगे। पद व गोपनीयता दोनों की ही शपथ दिलाते
जाते हैं। और इसके अलावा हाँ, एक बात और जो कि यूपीएससी ने फिर से क्वेश्चन पूछा था कि देखो यहाँ पे तो बच्चों अयोग्यता की बात हो गई, यहाँ पे तो क्या हो गया, अयोग्यता की बात हो गई। लेकिन हम जब ये देखेंगे कि मान लो अगर कोई मंत्री ऐसा है जो कि क्या किसी मंत्री को बिना सदन का सदस्य हुए या बने मंत्री बनाया जा सकता है? ठीक है, तो इसके लिए आंसर है हाँ। इसके लिए आंसर क्या है? यस। बट ये कब तक रहेगा? केवल 6 मंथ तक रहेगा, केवल 6 माह तक मंत्री रहेगा। अगर इसके आगे भी उसको कंटिन्यू करना है तब उसको किसी भी सदन को ज्वाइन करना होगा, डजंट मैटर लोकसभा और राज्यसभा। इसमें कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, कोई स्पेशल नॉम या शर्त नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर हम मंत्रियों के वेतन भत्तों की बात करें तो जो मंत्रियों को वेतन भत्ते दिए जाएंगे इन्हें समय समय पर जो है वह कौन तय करेगा? पार्लियामेंट तय करेगी। आप देखेंगे कि जब सांसद सदस्यों के वेतन भत्तों को बढ़ाने की बात होती है तो वो पूर्ण बहुमत से तुरंत ही पारित हो जाता है। वही तो है जो वोटिंग करे, कौन चाहेगा कि उसको वेतन कम मिले? तो यहाँ पर जब वेतन भत्तों की बात होती है तो बड़ी झट से मतलब जो अगर आया है इस तरह का कोई कह थोड़ा सा भी पैसा जो है बढ़ाया जाना है तुरंत पारित हो जाएगा, उसके लिए कोई एफर्ट नहीं होगा। चलो अब हम आगे चलते हैं। सो 74 हो गया, 75 हो गया। ठीक है, 74 और 75 की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं 77 और 78। 77 और 78 जो है वह आखिर इस संदर्भ में क्या कहते हैं? आपकी वो ठीक है, वो वाली स्लाइड आपकी सुरक्षित है, ध्यान रखना। चलो यहाँ पे अब हम दो आर्टिकल्स जो है वह और पढ़ते हैं जो कि आपके 77 और 88 है। अब देखो 77 जो है बच्चों ये क्या कहेगा? आर्टिकल 77, 74 और 75 की बात होगी। उसके साथ ही हमने काफी कुछ मंत्रिपरिषद के बारे में जाना। आर्टिकल 77 ये कहता है भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, है ना, वो कैसे किया जाएगा उस संदर्भ में कुछ प्रावधानों की बात करता है। भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन। अब देखो जो भी इस तरह का भारत सरकार के द्वारा अगर कोई कार्यवाही कुछ किया जा रहा है तब ये किसके नाम पर किए जाएंगे? तो लास्ट हमने जाना था कि ये सारी जो कार्यवाहियां हैं वह किसके नाम पर होंगी? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसके नाम पर होंगी? तो भारत सरकार की जो भी कार्यपालक कार्यवाहियां हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। सभी कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। कर भले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहा है ना, सभी कार्यवाहियां किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। और किसी भी कार्यवाही को इस आधार पर अदालत में चुनौती चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये जो पर्टिकुलर कार्यवाही है या ये जो पर्टिकुलर नियम है या ये जो पर्टिकुलर नीति है वो राष्ट्रपति ने बनाई, क्योंकि राष्ट्रपति तो क्या कर रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं, वो थोड़ी ना बैठ के कोई पॉलिसी मेकिंग का। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से कहा कि चलो ठीक है ये वाला प्रोविजन है, राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप उस पर्टिकुलर जो नियम है, जो रूल है, क्या इस नियम को आप इस आदेश को या दस्तावेज को क्या आप इसकी वैधता पर प्रश्न लगाएंगे? तो यहाँ पर देखो कि जो कार्यवाहियां है राष्ट्रपति के नाम पर होंगी। तो अगला प्रश्न ये आता है कि इस तरह की आदेश, वैसे तो प्रत्यक्ष रूप से हम सभी जानते हैं कि भाई मंत्रिपरिषद ये सारे काम कर रहा है, मोहर लगाने का फाइनल काम राष्ट्रपति का है। जो भी कार्यवाहियां हो रही हैं तो आदेश या दस्तावेज ठीक है, ये वैध है, वैलिड है या नहीं, वैध है या नहीं, वैलिड है या नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह इस आधार पर नहीं लगाया जा सकता कि ये डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई, क्योंकि राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं कर रहे भाई, उनकी सहायता और सलाह के लिए क्या है केंद्रीय मंत्रिपरिषद है। तो यहाँ पर आदेश या दस्तावेज वैध है या नहीं ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता इस आधार पर कि राष्ट्रपति ने डायरेक्ट रूप से कार्रवाई नहीं की, प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलो आगे देखो कि आगे हम देखेंगे कि बेसिकली राष्ट्रपति क्या करेंगे कि मंत्रियों के कार्य करने या मंत्रियों के बीच में कार्य आवंटन के लिए नियम बना सकते हैं। मंत्रियों के कार्यों व कार्य आवंटन को लेकर व कार्य आवंटन हेतु जो रूल्स है, जो नियम है, ये कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आर्टिकल 77 हो गया। आगे चलते हैं आर्टिकल 88 की बात करें। ठीक है, आगे आर्टिकल 88 की बात करेंगे कि आखिर जो 88 है आर्टिकल ये क्या कहता है? आर्टिकल 88 क्या कहेगा? अब देखो अभी तक हमने 3 आर्टिकल की बात करी। पहले राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सलाह दे रहा है, पुनर्विचार हो रहा है, पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति बाध्य हो रहे हैं, हेड पीएम है। 75 कह रहा है पीएम को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, मंत्रियों को सिलेक्ट करेंगे पीएम, अपॉइंट करेंगे राष्ट्रपति, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज देखेंगे। 91 संविधान संशोधन कहता है कि ये 15% से अधिक नहीं होगा लोकसभा की कुल संख्या का। वेतन भत्ते ये सिलेक्ट कर रहे हैं, कोई मंत्री बिना सदस्य बने भी कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, बस 6 महीने के अंदर वो किसी को ज्वाइन कर ले। ठीक है, चलो इतनी बात हो गई, आपको समझ में आ गई मैं उम्मीद करती हूं। अब हम चलते हैं आर्टिकल 88 की तरफ। ठीक है, आर्टिकल 88 जो है आखिर ये क्या कहता है? आर्टिकल 88 जो है 88 जो है इसकी मेन हेडिंग है कि इसमें प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वह आखिर क्या होगा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों की जो बात है। ठीक है, अच्छा पहले 78 भी पढ़ लेते हैं, 78 भी है आर्टिकल। ठीक है, ये तो 88 है, हम 78 को भी पढ़ लेते हैं। तो आर्टिकल 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति को जानकारी देना, जो जानकारी वह चाहे, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि संघ के प्रशासन से जो भी संबंधित मामले हैं जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में या कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है, उन सभी की सूचना राष्ट्रपति को दे, और अगर ऐसा कोई प्रश्न है जिस पर विचार नहीं किया है पर आगामी समय में विचार किया जा सकता है, तब भी ये जो सूचना है वह दे। तो बेसिकली आर्टिकल 75 क्या कह रहा है कि जो पीएम है ये राष्ट्रपति को जानकारी देंगे। राष्ट्रपति को क्या देंगे? इन्फॉर्मेशन, जानकारी, और ये जानकारी इनका संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि आर्टिकल 78 में लिखा है ना भाई, संविधान में लिखा है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? संवैधानिक कर्तव्य ही तो हुआ, संविधान में लिखा है ना। ठीक है, तो ये क्या है? संवैधानिक कर्तव्य है। अब चाहे ऐसी जानकारी प्रधानमंत्री खुद दे दे, राष्ट्रपति मांग ले, या फिर अगर किसी पे विचार नहीं भी किया गया है फिर भी उस बात से परिचित राष्ट्रपति को कराना ये पीएम का दायित्व। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि मंत्रियों के जो अधिकार है वह क्या होंगे, ये आर्टिकल 88 कहता है। आर्टिकल 88 क्या कह रहा है? मंत्रियों के अधिकारों की बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है ना, मंत्रिपरिषद में जो सभी मंत्री है ना उनके अधिकारों की बात करता है, और उसमें यह कहते हैं कि बेसिकली जो सदन की कार्यवाही है उसमें बोलने का, सदन की कार्यवाही लिख ही लेते हैं, आप सोचोगे कहां बोलने का अधिकार है, तो सदन की कार्यवाही में बैठने या भाग लेने, बोलने, मतदान करने का अधिकार है। और इसके अलावा जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, तो संयुक्त अधिवेशन में भी भाग लेने का अधिकार होगा, संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार। तो ये सारे जो राइट्स है किसके हैं? ये सभी मंत्रियों के अधिकार होंगे, है ना, सभी मंत्रियों के अधिकार होंगे। और यहाँ पे याद रखना है कि बेसिकली कि अगर हम प्रत्येक मंत्री की बात करते हैं तो प्रत्येक मंत्री को ये तो अधिकार होगा, है ना। और समिति मान लीजिए, अच्छा एक बात और याद रखना कि अगर हम यहाँ
पे वोटिंग की बात करेंगे तो वोटिंग राइट जिसको दिया जाएगा उसके पास होगा, सभी के पास जो वोटिंग राइट है वह नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए संयुक्त बैठक या फिर संसदीय समिति, संयुक्त बैठक होती है या संसदीय समिति, अगर सदस्य उसको बनाया जाता है तब भी उसे बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उसको वोट देने का जो अधिकार है वह नहीं होगा। तो अगर हम वोट देने के अधिकार की बात करें तो ये यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, वोट देने का अधिकार नहीं होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि मंत्रियों के द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति क्या होगी। मंत्रियों की नियुक्ति की बात वैसे हम कर चुके हैं, शपथ और वेतन की थोड़ी सी चर्चा हम और करेंगे। यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात जो हम जानते हैं कि प्रकृति जो है वह क्या होगी, नेचर ऑफ एडवाइस जो है वह आखिर क्या होगी, नेचर ऑफ एडवाइस, नेचर ऑफ एडवाइस जो है वह आखिर कैसी होगी इसकी हम बात करते हैं। तो देखो पहले ये जो एडवाइस दी जाती थी ना राष्ट्रपति को, जो सलाह मंत्री परिषद दे रहे हैं वो जो सलाह है पहले बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, लेकिन बाद में एक संविधान संशोधन किया गया और उसमें जो है इसको बाध्यकारी बना दिया गया। ठीक है, तो हम देखेंगे बेसिकली कि जो 44वां संविधान संशोधन है उसमें यह कहा गया कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में था उसमें यह कहा गया कि मंत्री परिषद के पास राष्ट्रपति जो है वह इस सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों को वैसे ही संपन्न करेगा, देखना वैसे ही, सुनना इस बात को, वैसे ही संपन्न करेगा जैसे कि मंत्री परिषद ने सुझाया है। मतलब वैसे ही या वैसे भी, ही और भी में फर्क है ना कि तुम ही और तुम भी का मतलब क्या और ऑप्शन, तुम ही का मतलब क्या केवल तुम। तो यहाँ पर बच्चों शब्दों को बहुत ध्यान रखना। अगर हमने ये कहा कि राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करेगा, इसका मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अब बाध्यता हो गई ना बाध्यता। तो यहाँ पर देखो याद रखना है कि आर्टिकल 74, तो ये क्या, देखो आर्टिकल 74 आपको बार बार आएगा क्योंकि आर्टिकल 74 से ही तो इस बात का उद्भव होता है ना कि राष्ट्रपति की सलाह सहायता के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की याद रखना की जो सलाह है, ये जो सलाह है वह बाध्यकारी होगी, ये जो सलाह है क्या होगी, बाध्यकारी होगी राष्ट्रपति पर। और ये जो बाध्यकारी है ना, ये होना 42वां संविधान संशोधन तय करता है, पहले नहीं थी। कब जुड़ गई, 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसमें सलाह को बाध्यकारी बना दिया, इसमें सलाह को बाध्यकारी बना दिया। एक 44वां संविधान संशोधन भी हुआ था 1978 में, और इसमें ये जोड़ा गया था कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, पुनर्विचार हेतु। अच्छा ये बताओ, पुनर्विचार हेतु भेज सकते हैं क्या, मनी बिल को भेज सकते हैं? व्हाट अबाउट मनी बिल, मनी बिल को क्या भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते, है ना, बस यही बात याद रखना है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों। हाँ एक बात और, हमने देखा कि चलो मैंडेटरी है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह है इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या न्यायिक समीक्षा, बस इसी तरीके से प्रश्न आ जाते हैं, तो न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती, आप इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति की जब हम बात करेंगे तो नियुक्ति के बारे में हम जो चर्चा है वह कर चुके हैं कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। क्लास में साथ साथ ही याद करते जाना, है ना। नियुक्ति कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, जिसको चाहे उसको नियुक्त कर रहे हैं, या जो पीएम कह रहे हैं उसको नियुक्त कर रहे हैं। पीएम जिसको एडवाइस कर रहे हैं, पीएम ने जिसको सेलेक्ट करा है इसको नियुक्त कर दो, उस पे फाइनल जो मोहर है वह राष्ट्रपति लगा दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और याद रखो जो बार बार मैं आपको बता रही हूं, यूपीएससी ने पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि मंत्री, जो कि सदन का सदस्य नहीं है, वो मंत्री परिषद का हिस्सा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, उसको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री डेफिनेटली बनाया जा सकता है। हाँ, बशर्ते एक समय सीमा लगा दी गई कि 6 महीने के भीतर वह किसी सदन का सदस्य बन जाए। ठीक है, किसी सदन का सदस्य बन जाए। तो अच्छा एक बात और याद रखो कि मान लो उसे राइट टू वोट की एक बात जो मैंने लास्ट आपको बताई वो और सुन लो कि अगर हम इन मंत्रियों की बात करेंगे तो मंत्री को जानते हो वोटिंग राइट कहां पर होगा, वोट करने का जो राइट है, मत देने का जो अधिकार है वह केवल उसी सदन में होगा जिस सदन का वो सदस्य है, सदन में होगा जिसका वह सदस्य है। अगर वह लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा में जो है वह आप वोट दे सकते हो, राज्यसभा की बैठक में आप भाग ले लो, कार्रवाई में हिस्सा ले लो, बोलने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे वोट नहीं दे सकते क्योंकि वोटिंग का तो पूरा प्रोसीजर बना हुआ है ना कि लोकसभा का बनाया तो वो अलग तरीके से बना हुआ है, राज्यसभा का बनाया तो वो वहां के मेंबर्स के साथ अलग तरीके से बना हुआ है। तो कोई बाहर का अगर व्यक्ति मान लीजिए आता है, बाहर का मतलब इन सेंस कि राज्यसभा का नहीं, उस सदन का नहीं है, तो उसको बोलने का, बैठक में भाग लेने का डेफिनेटली अधिकार है, लेकिन उसको वोट का अधिकार नहीं होगा। तो वोट का अधिकार कहां पे होगा, तो जिस सदन का वह सदस्य होगा उस सदन में उसको वोट देने का जो अधिकार है वह होगा। अब मंत्रियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ और वेतन की हम बात करें, जैसे कि हम वेतन की बात करेंगे, हम सभी जानते हैं, हमने चर्चा कर ली कि संसद जो है वह समय समय पर वेतन भत्ते तय करेगी, लेकिन जब हम शपथ की बात करेंगे तो ये वही शपथ लेंगे जो प्रधानमंत्री ले रहे थे, पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की शपथ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा वेतन की हम बात करेंगे तो इसे बेसिकली जो संसद है, संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा समय समय पर कि क्या और वेतन, क्या जो वेतन भत्ता है वह बेसिकली दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, देश की अखंडता संप्रभुता की रक्षा करूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा, और इसके अलावा भाई पक्षपात, अनुराग, द्वेष या तो इन सभी के बिना संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ये बात। अच्छा इसके अलावा गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री भी ले रहे हैं, मंत्री भी ले रहे हैं, तो गोपनीयता की शपथ क्या कहती है कि अगर मान लो कोई विचार ऐसा है जो कि केवल मेरे सोचने तक आया है, तो जब तक मेरे कर्तव्य के लिए जरूरी नहीं है तब तक मैं उसको ओपन नहीं करूंगा, है ना। तो ये वाली जो शपथ है वह गोपनीयता की बात हो गई। अच्छा देखो बच्चों एक बार और क्या इस शपथ को चैलेंज किया जा सकता है। 1990 की बात है, चौधरी देवीलाल जो उप प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री बेसिकली संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बस राजनीतिक कारणों से वो प्रधानमंत्री बना देते। जैसे कि अगर हम फर्स्ट उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते तो आज देश की दशा कुछ और होती, आज देश की स्थिति जो है कुछ और होती। तो यहाँ पर देखो कि पहले उप प्रधानमंत्री वो थे, प्रधानमंत्री तो डेफिनेटली चाचा नेहरू थे, उप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब वो प्रधानमंत्री संविधान में नहीं तब कैसे, तो राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री जो है बना लेते। जैसे कई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आप यूपी बिहार में सुनेंगे ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखो कि 1990 में जो चौधरी देवीलाल थे, जब वो उप प्रधानमंत्री को उन्होंने शपथ ली है ना, और उस शपथ को चुनौती दे दी गई थी कि ये असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक क्यों है, क्योंकि संविधान में अगर कोई शपथ लेगा पद की गोपनीयता की तो वो तो केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए, वो प्रधानमंत्री वर्ग जो है वह लिखा नहीं है ना। तो याद रखना कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा फिर भी इस शपथ को वैध ठहराया गया था। शपथ थोड़ी ना अवैध थी, और राजनीतिक रूप से तो आप प्रधानमंत्री को नियुक्त कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर याद रखना कि ये बेसिकली जो शपथ है उसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। अब आगे देखो हम चलते हैं मंत्रियों के उत्तरदायित्व की तरफ। मंत्रियों का जो उत्तरदायित्व है आखिर संरचना पे भी आएंगे, है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैं ये बता दूं कौन-कौन है, उस पे भी हम आएंगे। मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या होंगे, सामूहिक, व्यक्तिगत और विधिक उत्तरदायित्व, है ना। सामूहिक, व्यक्तिगत और विधिक उत्तरदायित्व। सामूहिक या कलेक्टिव जब हम रिस्पांसिबिलिटी की बात करेंगे, सामूहिक या जब हम कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की बात करेंगे, इसमें क्या आएगा। सामूहिक शब्द से तो आप समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो है वह ग्रुप की बात हो रही है ना, कि ये जो है आपस में कहीं ना कहीं ये जुड़े होंगे। तो यहाँ पर देखो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि बेसिकली सरकार की संसदीय व्यवस्था में जो कार्यप्रणाली है उसका मौलिक सिद्धांत ही यही है कि सभी जो है वह सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व का एक सिद्धांत है, सब जो है एक टीम की तरफ काम करेंगे। दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम और सिंक टुगेदर। इस बात को याद रखना, दे वर्क एज अ टीम, दे वर्क एज अ टीम, दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, स्विम एंड सिंक टुगेदर। मतलब जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ना, वो सभी कैसे होंगे, संसदीय व्यवस्था में जो मंत्रिपरिषद है उनका एक सामूहिक
सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होगी और वह एक साथ डूबेंगे, एक साथ तैरेंगे। ध्यान रखना, अगर एक के खिलाफ भी कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है तो वो सभी मंत्रियों के खिलाफ माना जाएगा और सभी को जो है वह त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये वाली जो कहावत है इस पे फिट बैठती है कि ये एक साथ ही तैरते हैं और एक साथ ही डूब जाते हैं। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर कोई इससे निकल जाए, जैसे कि हम क्रिकेट की बात करेंगे तो क्रिकेट में इंडियन क्रिकेटर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, उसमें हम कहते हैं इंडियन टीम है। अगर एक भी सदस्य कोई उससे बाहर आता है तो वो फिर खुद को टीम नहीं कहेगा, वो फिर इंडिविजुअल हो गया। वो क्या होगा? इंडिविजुअल हो गया। तो कलेक्टिवली उसको एज अ टीम कब हम कह सकते हैं? एज अ टीम हम उसको कहेंगे, जबकि वह ग्रुप में है। एक सामूहिकता का सिद्धांत है कि भले एक बहुत अच्छा खेला, एक ने ही जो है 200 रन मारे हो, जैसे कि आप देखिए सचिन ने शायद 200 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ फर्स्ट टाइम शायद डबल सेंचुरी हुई थी और वो भी वनडे में। उसके पहले तक ये कहा जाता था कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। देखो, जब तक मनुष्य अपनी क्षमताओं से बाहर नहीं आता, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता, कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे रहते हैं जो अनब्रेक रहते हैं। तो जब उन्होंने पहली बार वनडे में डबल सेंचुरी मारी थी, तब ऐसे में क्या हुआ था, शायद रवि शास्त्री कमेंट्री कर रहे थे, उन्होंने कहा इस ग्रह का पहला पुरुष क्रिकेटर जिसने डबल सेंचुरी मारी मैं कोई और नहीं, केवल और केवल सचिन है। सचिन ने उस वक्त भी कहा था कि देखो, अब मैंने डबल सेंचुरी मारी ना तो लोगों के दिमाग का जो ढक्कन है अब खुल गया। इस लैंग्वेज में नहीं कहा था, मतलब इन सेंस क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में एक वो रहता है, एक बाउंडेशन रहता है कि नहीं, अभी तक हिंदी मीडियम से कोई टॉपर नहीं हुआ तो हम भी नहीं बन सकते। तो आपने ये जो रिकॉर्ड्स, ये जो सोच रखे ना कि नहीं, ये अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स है, कुछ टूटा ही नहीं अभी तक आज तक, इसको कोई नहीं तोड़ पाया। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि हमेशा क्या अपनी क्षमताओं से थोड़ा सा आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है कि आप डेली कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास करें जो आप अब तक नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि अगर आप अब तक जो करते आए हैं वैसा ही करते जाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? वही जो अब तक मिलता आया। रिजल्ट हमें चाहिए कि हमारा स्टॉप कर जाए। काम हमारे वही है कि 9 बजे सो के उठ रहे हैं और रात में फिर 9 बजे सोना है, बीच में रिलैक्स भी करना है, दिन में भी थोड़ा सा रिलैक्स करना है, ठीक है, 2 टाइम 3 टाइम खाना भी खाना है, उसके बाद पढ़ने का समय कहां बचा? अगर आदतों को बदलोगे तो डेफिनेटली आपका जीवन बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या कोशिश करनी है कि आपको हमेशा खुद को रोज 1% सही, कहते हैं डेली भी आप अपनी आदतों में 1% का सुधार करते हैं। आप खुद सोचो कि वो आदतें या वो 1% जो आपका सुधार का जो ये परसेंट है वो कब आपका 10%, 20%, 30% होगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो बहुत छोटे छोटे स्टेप होते हैं ना, कहते हैं कि बहुत दूर तक, बहुत मीलों का रास्ता भी आपको तय करना है तो शुरुआत उसकी एक कदम से ही होती है। इवन एक स्टेप तो आपको लेने होगा उस चीज से बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे टीम वर्क की, डे वर्क एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, एक साथ डूबेंगे, एक साथ तैरेंगे, ये है सामूहिकता का सिद्धांत। और इसलिए अगर कोई मंत्री ऐसा है जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से इत्तेफाक नहीं रखता, उसको लगता है कि नहीं आप गलत हो मैं सही हूं, तो भाई उसके पास केवल 2 ऑप्शन है, उसके पास केवल 2 चॉइसेस है, या तो आप त्यागपत्र दे दो, है ना, या तो आप क्या कर दो, त्यागपत्र दे दो, या दूसरी चॉइस उसके पास क्या है कि जो कहा जा रहा है उसमें शामिल हो जाओ। अगर आप खुद बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं बन सकते, अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने इस बात से निर्देश, एक आदेश या कोई कार्यकारी उसका ऑर्डर या कोई उसकी सहमति है, आपको उसके साथ जाना होगा, उस सहमति के साथ जाना होगा, वरना आपको इस्तीफा देना होगा, है ना। तो सामूहिकता का सिद्धांत, एकजुटता का सिद्धांत के आधार पर जो हमारी केंद्रीय मंत्रिपरिषद है बेसिकली वह काम करेगी, ठीक है। एक बात और याद रखो बेसिकली कि अगर हम ये कहें कि ये जो सामूहिक उत्तरदायित्व है केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, वह किसके प्रति होगा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के प्रति होगा। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, तो इनको हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, अगर ये पारित हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सामूहिक जो जिम्मेदारी है राज्यसभा के लिए या फिर लोकसभा के लिए? डेफिनेटली लोकसभा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि अच्छा, अब देखो हमने कहा आर्टिकल 75 में कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के निर्णयों के साथ ही जो है राष्ट्रपति जाएंगे, पर अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव जो है वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए आया, देन क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा कि अब राष्ट्रपति उसकी सलाह मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। तो यहाँ पर देखो कि राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए, अब विश्वास नहीं रहा लोकसभा को सरकार में, विश्वास मत खोए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। 42वां संविधान संशोधन कहता है कि बाध्य हो। ये कैसी बात होगी कि अगर विश्वास मत ही नहीं है, जब तक विश्वास मत है तभी वह सामूहिकता के सिद्धांत के आधार पर जो है काम कर रहे थे। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर राष्ट्रपति जो है वह अब बाध्य नहीं है इनकी सलाह को मानने के लिए, ठीक है। सो देखो, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या कहता है कि बेसिकली सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय परिषद, जो कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय परिषद के जो निर्णय है उन निर्णयों को मानने के लिए जो मंत्री है वह बाध्यकारी है, ठीक है। तो एक बात और लिख लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के निर्णय मंत्रियों पर बाध्यकारी है, मंत्रियों से मिलकर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन रही है, मंत्रियों पर क्या है, बाध्यकारी है। और अगर आपने बात नहीं मानी, आप इस्तीफा देके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे को बना लेंगे। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व की जो बात है वह हो गई कि अगर वह असहमत है। अब देखो इस प्रैक्टिस को कहीं अच्छा नहीं माना जाता, उसमें कहा जाता है कि भाई ये तो लोकतंत्र नहीं है, हो भी सकता है असहमत हो और असहमति दिखाना बिल्कुल है। जैसे कि मैंने लास्ट भी आपसे कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन डेफिनेटली होना चाहिए। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि क्या लोकतंत्र में आंदोलन का होना लोकतंत्र को कमजोर करता है? नहीं, ये लोकतंत्र को कमजोर नहीं करता। जैसे कि जब आपातकाल लागू हुआ था इस देश में, तब ये पता चल गया था कि संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए लोग उसमें खूब विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों को लेकर काफी सजग भी है। इंदिरा गांधी जो इतनी लोकप्रिय नेता थी, उनको फिर बाद में लोगों ने वोट ही नहीं किया। जहां 300-400 सीट लेके आ रहे थे वहां पे 150 पे से बढ़ गई बिकॉज़ ऑफ आपातकाल। तो लोगों ने क्या किया, लोग उसके लिए वो थे, सजग थे, अवेयर थे। तो यहाँ पर इतने आसान नहीं होता लोकतंत्र को हटाना। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई सरकार, लोकतंत्र में सरकार है पर सरकार में लोकतंत्र नहीं है। इस बात को लेकर कहा जाता है कि अगर मान लो कोई एक मंत्री ऐसा है जो कि कह रहा है कि हमें इससे नीति से प्रॉब्लम है, तो उससे कहा जाता है पत्र दे दो जाओ, तो डिक्टेटरशिप होगी। तो कहा जाता है कि नहीं, अगर हम चाहते हैं कि सरकार में भी लोकतंत्र हो तब इस तरीके से मना करने का भी जो अधिकार है वह होना चाहिए एक तरीके से, बट ऐसा है नहीं, है ना। अब देखो जैसे कि 1953 में क्या हुआ, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूं। 1953 में हिंदू कोड बिल आया। धर्म से छेड़छाड़ करना भाई कभी आसान नहीं रहा। देखो हिंदू कोड बिल आया और यहाँ पर डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आप देखो कि यहाँ पर अगर वह इस हिंदू कोड बिल आया, पूरा केंद्रीय मंत्रिपरिषद मान लीजिए माना हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने इस बात को नहीं माना और उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर कई इस तरह के, इसके अलावा सीडी देशमुख थे, राज्यों के पुनर्गठन जो हुआ था, जैसे 1956 की बात करते हैं फजल आयोग के आधार पर हुआ था, तो राज्यों के पुनर्गठन की नीति को लेकर भी उनमें कुछ मतभेद था, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपनी नीतियों को क्यों चेंज करेगा भाई, वो नहीं कर रहा है चेंज। तो चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो चाहे देशमुख हो, उन्होंने क्या किया, नीति से इस्तीफा दे दिया। अच्छा, इसके अलावा देखो आरिफ मोहम्मद, मुस्लिम महिला जो अधिनियम आया था 1986 में, उसके विरोध में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो अगर नीतियां नहीं पसंद आ रही हैं तो त्यागपत्र दे दो, नीतियों को बदला जाना इतना आसान नहीं होता। सो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कि सभी मंत्री सभी कार्य के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदार होंगे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नीतियों को मंत्रियों को मानना होगा। नहीं मान रहे हो, यू हैव ओनली 2 चॉइस, एक तो रिजाइन कर दो, दूसरा सहमत हो जाओ, तीसरा कुछ है नहीं। ठीक है, क्लियर है इतना। सो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। आगे व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करेंगे। ये पूरा 1 है, कंफ्यूज मत हो जाना, है ना। ये यहाँ पर सारा कुछ हमने 1 के बारे में डिसाइड किया। अब 2 और 3 आगे चलते हैं। अब देखो सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, ठीक है। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी,
ये बड़ी स्पेलिंग है, चलो ठीक है। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी, अब देखो इसमें आपको याद रखना है कि जैसे कि आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात की गई है ना, आर्टिकल 75 में। और आर्टिकल 75 कैसे कहता है, क्या कहता है आर्टिकल 75? अरे हम पढ़ तो चुके हैं अभी तक। आर्टिकल 75 ये कहता है कि चाहे पीएम हो चाहे मंत्री हो, पीएम व मंत्री, इनकी नियुक्ति कौन कर रहा है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब क्या है कि ये बेसिकली व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है ना, व्यक्तिगत रूप से ये लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। ये बात याद रखना। सामूहिक रूप से आप लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, बट इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी जो है वो आपकी प्रेसिडेंट के लिए बनती है। जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कार्य करेंगे, ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी हटा सकता है जब लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है, लेकिन हाँ वो प्रधानमंत्री की सलाह पर है ना। तो राष्ट्रपति हटा तो सकते हैं, लेकिन कब? तो अगर पीएम द्वारा किसी मंत्री को हटाने की सिफारिश की जाए, हटाने की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अपने मन से नहीं हटा रहे हैं, पीएम सिफारिश कर रहे हैं, तब जाके आपने क्या किया, किसी मंत्री को उसके पद से हटा दिया, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फेज में कि मान लो हमने देखा कि बेसिकली अगर जो पीएम है वह ऐसा क्यों करेंगे, या तो वह उसके विचार से संतुष्ट नहीं है या तो उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है, तो यहाँ पे पीएम अगर चाहे तो वह मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा था बेसिकली कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम है, ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व का नियम है, उसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधानमंत्री की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है ना। तो इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का क्या कहना है? बी आर अम्बेडकर ने ये कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ये कहा कि सामूहिकता का सिद्धांत केवल पीएम द्वारा ही कार्यान्वित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सामूहिकता के सिद्धांत में इन्होंने पीएम को काफी इंपॉर्टेंस माना कि पीएम की सहायता से ही इसको किया जाता है, तो ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात हो गई। अब आता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के बाद अब आता है लीगल रिस्पांसिबिलिटी। कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, ठीक है। अब देखो कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं, इसका मतलब क्या है? अब थोड़ी सी तुलना ब्रिटेन से करेंगे। विधिक उत्तरदायित्व नहीं, अगर नीति आप गलत बना रहे हो, तब फिर उसका उत्तरदायित्व किस पे है ना। विधिक उत्तरदायित्व, लीगल जो रिस्पांसिबिलिटी है वह है या फिर नहीं है, तो याद रखना कि बेसिकली ब्रिटेन में अगर हम कहें नो लीगल रिस्पांसिबिलिटी, इसमें हमें सीधा क्या करना, ब्रिटेन से तुलना करनी है, ठीक है। देखो, सो बेसिकली बच्चों ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में लीगल रिस्पांसिबिलिटी है, ब्रिटेन में विधिक उत्तरदायित्व मंत्रियों का तय किया जाता है, मंत्रियों का, और ये एक अच्छी बात होती है ना, मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व है। अब देखो ब्रिटेन में बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट है, और इसमें ये कहा कि अगर मान लो कोई ऐसा मतलब सार्वजनिक कार्य के लिए राजा ने आदेश दे दिया, ठीक है। आप देखेंगे कि भाई ब्रिटेन में आनुवांशिक रूप से जो प्रधान है ना, बेसिकली वो, इसलिए वहां पे हम देखेंगे कि संविधान भी है बट राष्ट्र, तो यहाँ पर संविधान में भाई राजा की बात की गई है, तो ब्रिटेन की महारानी है, महाराज है, तो यहाँ पर मंत्रियों का विधिक उत्तरदायित्व कैसे तय हुआ? तो मान लो फॉर एग्जांपल कि ब्रिटेन में क्या हुआ कि राजा ने सार्वजनिक कार्य के लिए कोई आदेश दे दिया कि आज से देखो ये काम ऐसे होगा, तो सार्वजनिक कार्य हेतु आदेश तो राजा ने दिया पर हस्ताक्षर मंत्री के हुए। सार्वजनिक कार्य हेतु आदेश किसने दिया? राजा ने दिया, लेकिन इस आदेश पे हस्ताक्षर किसके हैं? हस्ताक्षर है मंत्री के, हस्ताक्षर किसके हैं? मंत्री के हैं, ठीक है। अब लेकिन देखो यहाँ पर एक कहावत प्रचलित है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। कहावत क्या है? द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं होता। क्या है इस कहावत का मतलब? अर्थ क्या है कि राजा कभी गलत नहीं कर सकता, मतलब मंत्री ने हस्ताक्षर किए भाई तो ये उत्तरदायी हो गया, राजा कभी गलत नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता। तो इस कहावत के आधार पर क्या हो गया? इस कहावत के आधार पर अब जिम्मेदारी मंत्री की आ गई कि भाई तुमने अगर हस्ताक्षर किए थे तो पढ़ लिया होता, थोड़ा सा देख लिया होता, थोड़ा तोल लिया होता कि क्या ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना कि बेसिकली अब जो न्यायालय में मुकदमा चलेगा वो मंत्री के विरुद्ध चलेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि न्यायालय में, कोर्ट में, न्यायालय में जो मुकदमा है मंत्री के विरुद्ध आएगा, राजा के विरुद्ध नहीं। आदेश राजा ने दिया था, साइन तो इसने किए थे ना, तो मंत्री के विरुद्ध चलेगा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता कि नीति जो है कानून का उल्लंघन करिए, गलत तो किसी मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया होगा, नहीं होता ऐसा। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि मंत्री के विरुद्ध आगे, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यही तो है कि इसकी लीगल रिस्पांसिबिलिटी भी है, इसकी लीगल रिस्पांसिबिलिटी भी है ना। तो ये ब्रिटेन की बात हो रही है। अब चलो थोड़ी सी इंडिया की बात कर लें कि अगर अब हम यही भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में क्या है, क्या मंत्रियों का कोई विधिक उत्तरदायित्व बनता है? तो याद रखना कि संविधान में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं है, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी मंत्री हेतु कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं, कोई विधिक जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है ना, लेकिन है क्या वर्तमान में? है क्या? नहीं है। ब्रिटेन में है क्या? यस, ब्रिटेन में डेफिनेटली है, ठीक है। तो ये तुलना आपको जरूर याद रखनी है कि ब्रिटेन में इस तरह की लीगल रिस्पांसिबिलिटी की बात जो है वह की जाती है, ठीक है। यहाँ पे लीगल रिस्पांसिबिलिटी है, बट अगर हम इंडिया के संदर्भ में देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई जो जानकारी है बेसिकली या किसी तरह का कोई जो विधिक उत्तरदायित्व है वो किसी मंत्री पर जो तय है वह नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि अगर ऐसे राष्ट्रपति के द्वारा जनहित में कोई आदेश जारी कर दिया जाए, ठीक है, तो मंत्री यहाँ पे हस्ताक्षर जरूर करेगा, लेकिन मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती ही नहीं है। वही तो बात है ना कि मंत्री ने जो सलाह दी वो न्यायिक क्षेत्राधिकार, न्यायिक समीक्षा से बाहर है। तो इंडिया में क्या है कि अब देखो हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो कि निर्वाचित है, संवैधानिक प्रमुख, सो दैट्स व्हाई वी आर रिपब्लिक कंट्री। लेकिन ब्रिटेन की हम बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या गणतंत्र है? लोकतंत्र है ना, बट गणतंत्र नहीं है, हम उसको गणतंत्र नहीं कह सकते। तो हमारे राष्ट्रपति तो निर्वाचित होते हैं, तो राष्ट्रपति ने मान लो कोई आदेश दे दिया। अब राष्ट्रपति तो आदेश काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही तो दे रहे थे, तो राष्ट्रपति ने एक आदेश दे दिया। अभी आदेश दिया था मंत्रिमंडल की सलाह पर, तो मंत्रिमंडल की जो सलाह है बच्चों, आया समझ में? मंत्रिमंडल की सलाह को न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा है। आया समझ में? मतलब एक बार फिर देख लो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो सलाह है, इस सलाह की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। क्या न्यायिक समीक्षा हो सकती है? अभी तक मैंने ऐसा बताया, न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। याद रहेगा। तो कोई विधिक उत्तरदायित्व इंडिया में तो नहीं है, ब्रिटेन में जरूर है। आया समझ में? अब हम चलते हैं कंपोजिशन की बात करते हैं, ठीक है, कि आखिर संरचना जो है वह क्या है। इतना समझ में आया? तो सामूहिक और विधिक, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व यहाँ पे लिखा हुआ है, विधिक उत्तरदायित्व मैंने आपको समझा दिया। कुछ भाषाओं में भी चीजें हैं बच्चों, उसको पढ़ लेंगे आप, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं संरचना। संरचना लगभग आपको मैंने जो बता दी कि पीएम हेड होंगे, कुछ कैबिनेट मंत्री होंगे, है ना, कुछ इस तरह से राज्य मंत्री होंगे जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, कुछ राज्य मंत्री जिन्हें डिप्टी मिनिस्टर भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट चार्ज इनके पास नहीं होता है। अब बस इसी संरचना को हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब हम मंत्री परिषद की संरचना की बात करेंगे तो यहाँ पे जो पीएम है बेसिकली ये कौन है? ये तो इसमें हेड होंगे ना। हमने देखा था आर्टिकल 75 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो अध्यक्ष हैं, जो हेड है वह कौन होगा? पीएम होंगे, है ना। वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। और जब प्रधानमंत्री का अस्तित्व होगा, जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तब बाकी लोग जो है वह शपथ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पीएम की शपथ के साथ ही जब पीएम अपने पद की शपथ लेंगे तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अस्तित्व में आएगी, तब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अस्तित्व में आएगी। और अगर पीएम ने त्यागपत्र दे दिया या मृत्यु हो गई या कोई अन्य कारण है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भंग करने नहीं जाना, ये स्वतः भंग है, क्योंकि ये कंडीशन ही थी ना। जैसे कि एक कंडीशन हमने देखा कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त है, बहुमत दल का नेता पीएम होगा। अब बहुमत की शर्त रखी गई थी, मेजॉरिटी की शर्त रखी गई थी, जैसे ही सरकार अल्पमत में आ गई भंग हो गई, जैसे ही सरकार अल्पमत में आ गई भंग हो गई, ठीक है।
अब बेसिकली हम देखो जब संरचना की बात करेंगे तो हम बेसिकली मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणी रखते हैं। एक कैबिनेट, दूसरा राज्य, तीसरा उपमंत्री। ठीक है, एक होंगे कैबिनेट मंत्री, ठीक है, दूसरे होंगे राज्य मंत्री, तीसरे होंगे उपमंत्री। 3 श्रेणियां बेसिकली याद रखना। ये श्रेणी है, इसमें से वर्गीकरण नहीं किया गया। वर्गीकरण में और श्रेणी बनाने में थोड़ा सा फर्क होता है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, वर्गीकृत नहीं किया गया, श्रेणियां बनाई गई हैं। ठीक है, तो श्रेणी और वर्गीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस होगा बच्चों। तो कैबिनेट मंत्री क्या होंगे? जिनके पास प्रमुख मंत्रालय होंगे, जैसे कि हमने देखा वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय। तो जो प्रमुख मंत्रालय होंगे, ठीक है, प्रमुख मंत्रालय होंगे, उन्हें क्या कहेंगे? कैबिनेट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इनके बीच का जो अंतर है वह पदक्रम का होगा, श्रेणियों का होगा, वेतन का होगा, कुछ राजनीतिक महत्व का होगा। सभी मंत्रियों के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री है, जो सरकार के उच्चतम कार्यकारी है ना। तो यहाँ पर देखो हमने देखा कि वो प्रधानमंत्री तो कई बार आ जाते हैं, पर जो प्रधानमंत्री है वो राजनीतिक कारणों से संविधान में वर्णन नहीं मिलता। राजनीतिक कारणों से, कई बार राजनीतिक कारणों से, जैसे कि हमने देखा कि भाई जिस वक्त जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उस वक्त कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ठीक है, अब गांधी जी चाहते थे जिसको, वो बन गए डेफिनेटली। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेसिकली कि उस वक्त हमने देखा कि भाई राजनीतिक कारणों से बहुत ज्यादा इस बात की डिमांड थी, तो हमें वो प्रधानमंत्री कौन बनाना पड़ा? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो यहाँ पर देखो कि वो प्रधानमंत्री राजनीतिक कारणों से होंगे, है ना। जब होंगे, अगर है तो ये भी मंत्री परिषद में शामिल होंगे। इसके अलावा हम दूसरी श्रेणी जो देखेंगे वह देखेंगे, हमने देखा कि जो कैबिनेट मंत्री है इनके पास प्रमुख मिनिस्ट्री होंगे। मैं आपको दिखा चुकी, जैसे कि रक्षा, वित्त, विदेश और अन्य मंत्रालय, जैसे कि रक्षा, विदेश, वित्त। ठीक है, इस तरह के जो मुख्य ये मंत्रालय है ना, ये इनके पास होंगे, उनको कहा जाएगा कैबिनेट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होंगे। अब एक कैबिनेट की बैठक हुई तो सभी की बैठक नहीं होगी, मंत्री परिषद की बैठक नहीं हो रही। जब कैबिनेट मीटिंग का कैबिनेट मीटिंग आई, इंपॉर्टेंट रूप से कैबिनेट, वो कैबिनेट बैठक जो प्रमुख फैसले लेगी, ये कैबिनेट क्या करेगी? बेसिकली इसे ही तो हम कह रहे थे कि ये नीतियों का चुंबक है ना। ये नीतियों का चुंबक है। हमें ये कैबिनेट के बारे में ही कह रहे थे कि कैबिनेट की जो भूमिका है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, कि राज्य रूपी जहाज का ये एक तरह से स्टीयरिंग व्हील है ना। तो स्टीयरिंग है, जैसे कि आप गाड़ी में देखेंगे कि गाड़ी में स्टीयरिंग होती है, आप उससे जो है गाड़ी को पूरी चला रहे होते हैं, तो वो स्टीयरिंग के रूप में काम यहाँ पे कौन कर रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं। इसलिए से मैग्नेट ऑफ द पॉलिसी भी कहा जाता है। मैग्नेट ऑफ पॉलिसी, मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। ये कैबिनेट को कहा जाता है क्योंकि कैबिनेट में इंपॉर्टेंट मंत्रालय के मिनिस्टर्स हैं, इनकी सहायता से जो पीएम है वो डिसीजन ले लेते हैं। अब देखेंगे कि नीति निर्धारण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे तरह के जो मंत्री है वो राज्य मंत्री है। राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, इंडिपेंडेंट चार्जेस होता है ना। राज्य मंत्री जिनके पास क्या होता है? इंपॉर्टेंट चार्जेस होता है। और ये बेसिकली कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में भी कार्य करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें देखो कुछ अलग से ऐसे जो विभाग है उनका प्रभार भी दे दिया जाता है। ठीक है, कोई विशेष कार्य जो है वह भी डेफिनेटली इनको सौंपा जाता है। लेकिन ये किसी भी तरह का काम करें, ये जो भी काम करेंगे वह कैबिनेट मिनिस्टर्स की देखरेख में ही ये जो काम है वह करते हैं। हालांकि याद रखना कि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते। जो राज्य मंत्री होंगे जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होंगे। पर अगर ऐसा लगता है कि और बैठकों में भी भाग नहीं लेंगे, हाँ, अगर बुलाया जाएगा केवल तभी जा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई विशेष कार्य के लिए आमंत्रित है उसी कार्य के लिए बेसिकली जा सकते हैं। तो ये बेसिकली याद रखना कि कैबिनेट की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे, बैठकों में हिस्सा नहीं लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरी श्रेणी की तरफ, जो कि उपमंत्री की है, डिप्टी मिनिस्टर्स। अब ये डिप्टी मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं? डिप्टी मिनिस्टर्स का मेन काम जो है क्या होगा? अगर हम हायरार्की देखें तो हायरार्की में सबसे ऊपर जो है पीएम, उसके बाद कैबिनेट है, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, फिर सबसे लास्ट में जो है वो उपमंत्री है, डिप्टी मिनिस्टर्स हैं। और देखो इसमें याद रखना कि ये कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के जो प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्य हैं, जो प्रशासनिक, राजनीतिक व संसदीय कार्य, ये उसकी सहायता के लिए होते हैं। इनके लिए क्या है? सहायता हेतु होते हैं। बाकी दोनों मंत्रियों के लिए, चाहे कैबिनेट हो या फिर राज्य मंत्री हो, इनकी सहायता के लिए बेसिकली जो काम है वह करेंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक और श्रेणी जैसे कि संसदीय सचिव के रूप में भी जानते हैं, संसदीय सचिव भी होते हैं, लेकिन वे मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है पीएम के द्वारा की जाती है। इसमें केवल इतनी ही जानकारी बहुत। अब हम एक बार जो चर्चा है कर लेते हैं कि जब हम मंत्री परिषद की बात करेंगे और जब हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे, इन दोनों में आखिर जो डिफरेंस है बेसिकली वह क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि आप देखो जब हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे तो मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री है, ठीक है, कैबिनेट मंत्री है, और अगर वो प्रधानमंत्री है राजनीतिक कारणों से तो ये भी इसका हिस्सा होंगे। सो अब हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की बात करेंगे। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट। देखो सामान्य रूप से तो बच्चों क्या होता है कि इन दोनों को एक ही नाम से मतलब एक ही अर्थ में ले लिया जाता है कि जब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा, हमने मंत्री परिषद कहा या हमने मंत्रिमंडल कहा, हमने इनको क्या किया? एक तरीके से एक ही अर्थ में ले लिया। ये हो गया आपका मंत्री परिषद। और जब हमने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक है तो ये जो मंत्रिमंडल ही कैबिनेट हो गया। ठीक है, हमने इन दोनों को एक रूप में ले लिया, बट इन दोनों में कुछ अंतर है, बस उसी अंतर को हमें देखना। तो अंतर में हमने सबसे पहले जो जाना था कि अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे तो ये बेसिकली देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरा हो गया जिसके अंदर कैबिनेट भी आ गया, है ना। तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है याद रखना कि बेसिकली ये एक विस्तृत, बेसिकली हम कह सकते हैं कि इसमें तीनों श्रेणियां होती होंगी, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, मतलब एक वाइडर बॉडी है, एक वाइडर बॉडी है, एक विस्तृत संरचना है। ठीक है, और इस विस्तृत संरचना में क्या क्या शामिल होगा? इस विस्तृत संरचना में शामिल होगा कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उपमंत्री। आया समझ में कि ये एक वाइडर बॉडी है। और इसकी बात हम बेसिकली करेंगे मंत्रिमंडल की, तो बेसिकली ये क्या? एक स्मॉलर बॉडी, एक लघु निकाय हम कह सकते हैं, एक छोटा निकाय जिसमें कि 15-20 मुख्यमंत्री ही हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मतलब सीएम की बात नहीं होगी, प्रमुख जो मिनिस्ट्रीज के जो मंत्री हैं उनकी बात यहाँ पर होगी। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे कि बेसिकली ये एक बड़ा निकाय है, और कैबिनेट की बात करेंगे ये छोटा निकाय है। ठीक है, ये क्या है? ये छोटा निकाय है, ये बड़ा निकाय है, ये छोटा निकाय है, और यहाँ पर इसमें तीनों मंत्री शामिल होंगे। और कैबिनेट की बात करेंगे तो कैबिनेट में क्या है? केवल कैबिनेट मिनिस्टर शामिल, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री आएंगे। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? ज्यादा इंपॉर्टेंट जो शक्तियां है किसके पास होंगी? वो मंत्रिमंडल के पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि सरकारी कार्यों के लिए ये एक साथ बैठक नहीं करते, इनका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है ना। इनका बेसिकली देखेंगे कोई सामूहिक कार्य नहीं, एक साथ बैठक नहीं करेंगे, ये कोई सामूहिक कार्य नहीं और एक साथ बैठक नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम कैबिनेट की बात करेंगे इनका सामूहिक कार्य, तभी तो मैग्नेट कह रहे थे पॉलिसी का, है ना। इनका सामूहिक कार्य है, वह बैठक करेंगे। ठीक है, या ये जो सामूहिक रूप से बैठक है वह करेंगे। नेक्स्ट देखो कि ये शक्तियां बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को प्राप्त है, बट शक्तियां केवल कागज में है, शक्तियां केवल कागज में है, मतलब वास्तव में नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसके पास जो पावर है वह वास्तव में है, वास्तव में शक्तियां केवल कागजों में नहीं है। अगर कोई बैठक, कोई निर्णय लिया जा रहा है तो वहाँ पे कैबिनेट की बैठक होगी, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो बैठक है वह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या कार्य करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो कार्य है वो कैबिनेट बताएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कार्यों का निर्धारण कैबिनेट करेगा। ठीक है, निर्धारण कौन कर रहा है? कि जो कैबिनेट है, जो कि
बाकी सोचो एक तरह से इसका हिस्सा हो गया, एक वाइडर बॉडी है, बट कैबिनेट पावरफुल है। जो मुख्य मिनिस्ट्रीज के जो इंपॉर्टेंट है मंत्री वो पावरफुल है, वो डिसाइड करेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनके कार्य क्या होंगे और ये मंत्रिमंडल के निर्णयों को बेसिकली लागू करने का काम होगा। तो कैबिनेट के निर्णयों को कैबिनेट मंत्रिमंडल, कैबिनेट को हिंदी में क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, शब्दों को थोड़ा सा याद रखना है। कैबिनेट, मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। सो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिए हैं उसको लागू कराने का कार्य करेगा, के निर्णय को लागू करेगा। तो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका आपकी किसकी दिख रही है? ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कैबिनेट दिख रहा है, पावरफुल जो है कैबिनेट दिख रहा है कि वास्तविक रूप से जो मंत्रिपरिषद की शक्तियों का प्रयोग है कैबिनेट कर रहा है ना। इसके अलावा देखो राजनीतिक निर्णय लेना, ये इसका काम है। राजनीतिक निर्णय लेना किसका काम हो रहा है? ये कैबिनेट का काम हो रहा है। तो बेसिकली ये जो है इन दोनों में एक डिफरेंस देखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो मंत्रिपरिषद जो भी निर्णय का एक तरह से क्रियान्वयन कर रहा है उस पे देख रेख की और जो निगरानी का काम है वह किया जाएगा। अगर हम देखेंगे बच्चों बेसिकली कि ये संवैधानिक निकाय कौन सा है, तो आर्टिकल 75 किसकी बात करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है, जिसमें कैबिनेट शामिल है। कैबिनेट की क्लियरली बात नहीं की गई, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे, ये आर्टिकल 75 है। आर्टिकल 75 इसका मतलब क्या है? संवैधानिक निकाय है। हर अंतर को देखना है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो है संविधान में वर्णन है, लेकिन एक्चुअल रियल में कौन पावरफुल है? तो कैबिनेट जो है ज्यादा पावरफुल है ना। ये अगर हम देखें तो संविधान में 352 में अनुच्छेद 352 में 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वह जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था 352 की व्याख्या जो है वह ये कहती है कि जो पीएम है, पीएम व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 में नियुक्त किया गया है उसके कार्य व शक्तियों का विवरण नहीं दिया है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था ब्रिटेन की संसदीय परंपराओं पर आधारित है। तो हमने ये जो कैबिनेट और ये जो सिस्टम अपनाया वो हमने ब्रिटेन की परंपराओं के द्वारा अपनाया। मूल संविधान में कैबिनेट जैसी व्यवस्था नहीं है, ना ही इसका अलग से जो वर्णन है बेसिकली वह किया जाता है, ठीक है। अब देखो हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करेगा। और अगर हम देखेंगे तो सामूहिक रूप से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है ऐसा आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? इसको लागू करने का जो काम है वह कैबिनेट का है, ठीक है। तो याद रखना कि ये जो है आर्टिकल 352 में 352 में इसकी कुछ बातें जो है की गई हैं, पीएम मंत्रिपरिषद की बात की गई और यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कुछ प्रावधान किया गया। और ये जो कैबिनेट है वह ब्रिटेन की परंपरा पर आधारित है, ठीक है। क्लियर है? तो ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। क्लियर है? आगे चले तो देखो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की हम बात करेंगे, ये 60 और 70 मंत्रियों का एक बड़ा निकाय है ना। 60 और 70 मंत्रियों का बड़ा निकाय है, लेकिन जब हम कैबिनेट की बात करेंगे इसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होंगे, केवल कैबिनेट मंत्री होंगे और ये मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। और ऐसी बात पूछी गई है यूपीएससी 2013 है ना कि केवल कैबिनेट मंत्री इसमें जो है बेसिकली वह शामिल होंगे। और जो 44वां संविधान संशोधन है इसमें 1978 में 352 के अंतर्गत इसको बेसिकली जो शामिल है वह किया गया था, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद बना मंत्रिमंडल आपका हो चुका है। अब आगे चलेंगे और मंत्रिमंडल की थोड़ी सी भूमिका की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो भूमिका क्या होगी मंत्रिमंडल, यहाँ पे कैबिनेट की बात हो रही है। कैबिनेट आप समझ तो गए कि कैबिनेट हम किसकी बात कर रहे हैं, मतलब मंत्रिपरिषद की बात नहीं हो रही है ना, मंत्रिमंडल की बात हो रही है। मतलब यहाँ पर जो चर्चा है बच्चों ये कैबिनेट की होगी। और ये जो कैबिनेट प्रणाली है हमने कहां से अपनाई? ये जैसे ब्रिटेन की प्रणाली है हमने उसी आधार पर इसको बाद में जो है वह स्थापित किया। मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई। मूल संविधान में जो चर्चा है वो मंत्रिपरिषद की है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की है, जिसमें कि लगभग 60-70 जो मंत्री है वे शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल की बात करें मतलब 15-20 जो इंपॉर्टेंट मंत्रालय के प्रमुख है उनकी बात कर रहे हैं। अब देखो इसकी भूमिका में ये कहा कि यही जो है वह सारे डिसीजन लेगी, तो उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था है, इसलिए इसको मैग्नेट ऑफ पॉलिसी कहा। इसलिए इसको क्या कहा? मैग्नेट ऑफ पॉलिसी। ब्रिटेन में भी कहा जाता है, उसी के आधार पर हम कह देते हैं। मुख्य नीति निर्धारक अंग है, विदेश नीति और मामलों को जो है वह बेसिकली यही देखेगी, ठीक है। पूरी मंत्रिपरिषद नहीं देखेगा, इसको मंत्रिमंडल ही देखता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि केंद्र की उच्च कार्यकारिणी है, केंद्र स्तर पर जो निर्णय लिए जा रहे हैं, या जो अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें हमने देखा था कि रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर है, ठीक है, वो उसी के पास, ठीक है। कागजों वाली पावर नहीं है, कागजों वाली पावर तो मंत्रिपरिषद के पास, ठीक है। ये एक समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करेगा सभी मंत्रालयों के बीच में, बाकी मंत्रियों के बीच में। राष्ट्रपति की सलाहकारी संस्था और इसका परामर्श बाध्यकारी है और बाध्यकारी होना 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा तय किया गया। विधायी और वित्तीय मामलों से निपटती है, चाहे विधान को बनाने का मामला हो या फिर वित्त के लेन देन किसी तरीके का जो भी मामला हो, ये सारी चीजें जो कैबिनेट है वह गठन करेगा, ठीक है। और इसलिए इसे कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम कहा जाता है, कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। अब देखो कोर ऑफ द कि इसकी जब हम भूमिका की बात करेंगे ना, हाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, चलो यहाँ पर ही देख लेते हैं सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है कि देखो हमने बेसिकली कैबिनेट की बात हो रही है ना, मंत्रिमंडल की बात हो रही है, हमने ये भूमिका ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में जो रैमजे मेयर है वह कहते हैं कि राज्य रूपी जहाज का एक स्टीयरिंग व्हील जो है वह यही गाड़ी किस तरफ जाएगी यही बताए। कैबिनेट राजनीतिक वास्तु का बेसिकली आधार है, एक कीस्टोन का, पॉलिटिकल आर्च का, ठीक है। इन्होंने कहा कि कैबिनेट क्या एक धुरी की तरह है जिसके चारों ओर पूरी राजनीतिक मशीनरी जो है वह घूम रही है। पूरी राजनीतिक मशीनरी जो घूम रही है वो क्या है? वो यही है ना। सर जॉन मेरियट का ये कहना है। ग्लैडस्टोन कहते हैं कि कैबिनेट क्या है? सूर्य के समान है। तो किसी ने पीएम को सूर्य कह दिया इस व्यवस्था में, तो किसी ने कैबिनेट को कह दिया कि कैबिनेट जो है सूर्य के समान है, जिसके चारों ओर अन्य निकाय जो है परिभ्रमण करते हैं। इसके अलावा आइवर जेनिंग का ये कहना है कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। ये क्या है? ये केंद्र बिंदु है, मेन पॉइंट जो है वह कैबिनेट ही है, क्योंकि कैबिनेट ही डिसाइड करेगा कि क्या चलेगा। सो कोर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यही है और ब्रिटिश सरकार को ये एकता प्रदान करता है। अब लेकिन देखो कि यहाँ पर ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट की जो भूमिका है वह इतनी ज्यादा स्ट्रांग है और इसलिए इनकी जो पुस्तक है हाउ ब्रिटेन इज गवर्न्ड, इस पुस्तक में ये कहते हैं कि ये एक ऐसा निकाय है जो अत्यधिक शक्तिशाली है, ये शक्तिमान है ना, शक्तिमान निकाय है, सर्वशक्तिमान निकाय है। और इसलिए इसे मतलब बेसिकली जो निरंकुशता है वह हमें दिखाई देती है, निरंकुशता दिखाई देती है। और ये निरंकुशता ना केवल ब्रिटेन बल्कि भारत के परिप्रेक्ष्य में भी फिट बैठती है, ठीक है। क्लियर है? अब लास्ट टॉपिक है किचन कैबिनेट के बारे में, किचन मंत्रिमंडल। अब देखो अब हम चलते हैं, पहले हम 60-70 लोगों की बात कर रहे थे, 60-70 लोगों की बात कर रहे थे, वो मंत्रिपरिषद आर्टिकल 75। मंत्रिमंडल कैबिनेट की जब हम बात कर रहे थे तब हम देख रहे थे 15 और 20 ऐसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय के प्रमुख। अब हम चलते हैं कि मान लो उस 15-20 में से भी कि केवल 4-5 लोग ही हैं जिनकी सहायता से हम कार्य कर लेते हैं, ठीक है। 15-20 में से बेस्ट फ्रेंड टाइप समझ लो आप, है ना, कि अब देखो आपके अगर 15-20 दोस्त है, आप उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनसे आपकी डेली मुद्दा कुछ नहीं है बस बात होती है, या फिर आप इंस्टा पे रील्स जो है खुद देख रहे हैं आप उसको भी दिखा रहे हैं, तो ये क्या होंगे? एक बेस्ट फ्रेंड टाइप होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बेसिकली अब हम जिस कोर की बात करने वाले हैं, जो किचन कैबिनेट है, ये कॉन्सेप्ट जानते हो सबसे पहले भारतीय राजनीति में इसके दर्शन होते हैं इंदिरा गांधी जी के समय। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? जैसे कि आप देखते हैं घर का वो हिस्सा, किचन जो छोटा हिस्सा होगा आपके, ऑब्वियसली बात है आपके हॉल, डाइनिंग हॉल या बेडरूम जितना बड़ा तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या है कि वो हिस्सा आपका छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डिसीजंस वही हो रहे हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर क्या है कि किचन कैबिनेट क्यों नाम रखा गया कि छोटा है, बहुत छोटा निकाय है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री है वो उन कैबिनेट मिनिस्टर्स में से भी जो उनके विश्वास पात्र हैं 4-6 लोग, केवल उनकी सहायता से कार्य कर रहे हैं, ये किचन कैबिनेट
कैबिनेट हो गया। इंदिरा गांधी के समय ऐसे 3-4 ही मंत्री थे जो उनकी सलाह के आधार पर वो काम किया करती थी। उस समय ये किचन कैबिनेट की जो भूमिका है वो बड़ी चर्चा में आई थी। और ये कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, ध्यान रखना कि ठीक है। जब हम देखो मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो संवैधानिक निकाय है ना, आर्टिकल 75 में तो डेफिनेटली संवैधानिक हुआ। लेकिन जब हम किचन कैबिनेट जैसी बात करेंगे, तो किचन कैबिनेट क्या, जैसे कि हम यहाँ पर इनर कैबिनेट की बात करेंगे, सर्किल विद सर्किल, इसका मतलब क्या है कि देखो बच्चों कि यहाँ पर हमने देखा सर्किल के अंदर सर्किल क्या है। देखो एक तो अब देख रहा, ये जो सर्किल है वो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सर्किल हो गया, ठीक है। चलो दूसरा सर्किल खींचते हैं। एक और सर्किल हो गया जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स का है, एक और हो गया जो कि कैबिनेट का है, ठीक है। कैबिनेट में तो 15-20 मंत्री थे। अब एक और मुख्य सर्किल की हम बात करते हैं, है ना। और ये जो सर्किल है, ठीक है, ये आपका हो गया किचन कैबिनेट। ये क्या हो गया, ये किचन कैबिनेट हो गया। इसको इनर कैबिनेट हम कहते थे। क्या कहेंगे हम इसको, ये इनर कैबिनेट। ध्यान रखना कि ये जो इनर कैबिनेट है, ये सत्ता का वास्तविक केंद्र, ये पॉइंट बन गया, ये सत्ता का वास्तविक पॉइंट बन गया बच्चों। काम तो पूरा इसको करना चाहिए था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जो कि जिसमें कि लगभग 70 के आसपास जो मिनिस्टर हैं वह शामिल है। अब देखो कैबिनेट में भी तो 15-20 शामिल है, अब इसमें तो केवल 4 या 5 हो गए, 4 या 5 हो गए। तो बेसिकली याद रखना ये किचन कैबिनेट बेसिकली पर्टिकुलरली पावरफुल ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टेन्योर। इंदिरा गांधी के समय ये जो था वह काफी चर्चा में था। तो ना केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि मित्र परिवार जैसे सदस्य या बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये भारत के लिए अद्वितीय नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में भी इस तरह की चीजें जो है मौजूद है। जब अमेरिका में भी क्या हुआ, अमेरिका में राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो मंत्री को नियुक्त करे, और ऐसा नियुक्त करने के लिए उसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री से कंसल्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, ये किचन कैबिनेट का कांसेप्ट हो गया। एक क्वेश्चन देख लो जो कि 2017 में आया था। क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। निम्न कथनों में से उस कथन को चुनें जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप के अंतर्निहित सिद्धांत को सामने लाएगा। 2017 का प्रश्न। प्रश्न कहता है कि सरकार के खिलाफ आलोचना को कम करने की व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारियां जटिल है और सभी की संतुष्टि के लिए पूरा करना कठिन है। सरकार की गतिविधियों को तेज करने के लिए एक तंत्र जिसकी जिम्मेदारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का तंत्र, या ऑप्शन डी सरकार के मुखिया के हाथों को मजबूत करने के लिए एक उपकरण जिसकी लोगों पर पकड़ गिरावट की स्थिति में है। तो यहाँ पर आपको बताना है, आप ये कमेंट करके बताओगे, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। चलो अब देखो, तो आज की क्लास में हमने बात की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, है ना, केंद्रीय मंत्री परिषद की। और हमने जाना कि वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करेंगे तो शुरू हो रहा है पीएम से, फिर कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात होगी। आप समझ गए ना। हो सकता है इन कैबिनेट मिनिस्टर्स में भी पीएम के जो खास है कौन होगा, जैसे कि हमने कहा चलो अमित शाह है, या निर्मला सीतारमण है, या फिर रक्षा मंत्रालय, फिर नितिन जयराम गडकरी है, या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये 5 लोग क्या हो गए। मैं किचन कैबिनेट का कांसेप्ट आपको बता रही हूं। मान लो इन 5 की सहायता से अगर मोदी जी काम कर रहे हैं, सो ये कैबिनेट नहीं बच्चों, ये किचन कैबिनेट की बात होगी, ठीक है। तो ये किचन कैबिनेट क्या, ये एक सर्कल के भीतर सर्कल की जो बात है वह किचन कैबिनेट का हिस्सा हो गया, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड वाला कांसेप्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कुछ राज्य मंत्री होंगे जो स्वतंत्र प्रभार वाले होंगे। बेसिकली क्या कर रहे थे, ये जो कैबिनेट थे, इन कैबिनेट के जो मंत्री है इनकी सहायता के लिए थे, ठीक है। राज्य मंत्री बेसिकली क्या कर रहे थे, राज्य मंत्री बाकी अन्य की सहायता के लिए थे, ठीक है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव है, पीएम इसमें पावरफुल है। 74, 75, 77 और 88 की हमने बात की, 91 संविधान संशोधन की बात की, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि 77 क्या कहता है कि भारत सरकार की जो कार्रवाइयां हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होगी, ठीक है। 88 में मंत्रियों के अधिकार, तो 78 में संवैधानिक कर्तव्य पीएम का है, इंफॉर्मेशन देना राष्ट्रपति को। मंत्रियों की नियुक्ति की बात की तो हमने एडवाइस की नेचर की भी बात की कि मंत्रियों के द्वारा जो सलाह देगी उसकी प्रकृति क्या होगी। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी को समझा कि बेसिकली दे वर्क एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर, है ना, एक साथ तैरेंगे एक साथ डूब जाएंगे। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हमने बात की कि सामूहिकता के सिद्धांत की बात करते हैं केवल पीएम के द्वारा लागू। और इसके अलावा हमने जाना बाकी कांसेप्ट की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है। विधिक उत्तरदायित्व की बात करें तो ब्रिटेन से तुलना करना है, ब्रिटेन में डेफिनेटली विधिक उत्तरदायित्व। और यहाँ पे ये कहता है कि राजा अगर आदेश दे रहा है तब भी जेल किसको जाना होगा, मंत्री को जाना होगा, क्योंकि मंत्री ने साइन किया है। बिकॉज ऑफ एक कहावत है द किंग कैन डू नो रॉन्ग, है ना, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। बट भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। भारत में जो व्यवस्था है वह कैसी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एड एंड एडवाइस है इसको क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू से ये बाहर है, ठीक है। चलो आगे हमने 75 की कुछ बात की आपके रिवीजन के लिए, संरचना को हमने समझा और मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या डिफरेंस है इस डिफरेंस की हमने बात की। भूमिका को हमने समझा, भूमिका के बाद हमने जाना किचन कैबिनेट क्या है। तो ये थी आपकी क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी आपको क्लास के बारे में क्या लगता है, कोई पॉइंट ऐसा है नहीं समझ में आ रहा, प्लीज कमेंट कीजिए। हम आपके जो कमेंट्स है वे देखते हैं, पर्सनली सब टीचर्स भी देखते हैं, टीम भी देखती है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।